हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। आज मैं आरपीएफ एसोसिएशन की बात करूंगा, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन है। इसका बड़ा स्ट्रगल पूर्ण यानी संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। ख़ास तौर पर यूएस झा ने बहुत कड़ा संघर्ष किया। उसके लिए उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। 14 साल तक लगातार सड़क पर रहकर उन्होंने संघर्ष किया, बिना किसी सुविधा, बिना किसी सहयोग के। कुछ लोग थे जो चोरी छिपे उनका सहयोग कर रहे थे, मगर बहुत कड़ा संघर्ष हुआ। और फाइनली 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब इसकी मान्यता फिर से रिस्टोर की गई। इसका बड़ा लंबा संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। पिछले 4-5 सालों से एक अहम मान्य आईपीएस जो डीजीआरपीएफ था, उसके कान भरने पर पूर्व रेल मंत्री ने इसको लगभग निष्क्रिय कर दिया। मान्यता तो नहीं खत्म की, मगर इसकी सारी गतिविधियां, चुनाव, ये सब निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसके जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। सरकार का जो फैसला है वो भी मान्य है। जैसे कि जो वन टाइम एक्सेप्शन दिया गया था यूएस झा को बतौर महामंत्री कंटिन्यू करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, वो वापस ले लिया। वो भी मान्य है कि ठीक है, कोई रिटायर्ड पदाधिकारी एसोसिएशन में नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक था, मान्य भी कर लिया सभी लोगों ने। इसके बाद जब दिया गया कि मेमोरेंडम दिया गया कि हमें हमारा चुनाव करने और नए पदाधिकारियों का चुनाव करने का, चयन करने का परमिशन दिया जाए, वो नहीं दिया गया। यह लगातार चल रहा है। एक ऑनलाइन मीटिंग करके जो कार्यरत आरपीएफ कर्मी हैं, उनके बीच से पदाधिकारियों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और उसको डीजी को सबमिट किया गया। उसको भी अमान्य कर दिया गया। जब आपने मान्यता समाप्त नहीं की है, केवल आपका जो ऑब्जेक्शन था वो था कि रिटायर्ड पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, वो मान लिया गया, तब आपको किस बात की आपत्ति है? जो आपने पिछले 4-5 सालों से इसको निष्क्रिय करके रखा है। इसका बैकग्राउंड जो है उसमें हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर थोड़ा ब्रीफ में हम आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहेंगे, क्योंकि वो आवश्यक है। अगर कोई मंत्री केवल कुछ दुष्ट अधिकारियों के बरगलाने पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलोकतांत्रिक निर्णय लेता है, तो ये उचित नहीं है।
संगठन संगठन होता है, उसमें लोग गलत हो सकते हैं, संगठन गलत नहीं हो सकता। और ये मानवीय प्रवृत्ति है, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर वो अपना हित साधन करेंगे, और हर कोई करता है। इससे न सरकार बरी है, न मंत्री बरी है, न अधिकारी बरी है, न कोई सामान्य आदमी बरी है। तब लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई कोई संस्था, उसको सरकार कैसे बैन कर सकती है या निष्क्रिय कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने तमाम सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद इस संस्था की मान्यता पुनः बहाल की थी। आपने ही मान्यता दी और आप ही उसको निष्क्रिय कर रहे हैं, यह अत्यंत अलोकप्रिय है और अलोकतांत्रिक भी है। यह उचित नहीं है। हम इसके थोड़े इतिहास को बताते हैं। इसकी स्थापना सन 1971-72 में कलकत्ता में हुई थी। इसको मान्यता आरपीएफ एसोसिएशन जोनल और आरपीएसएफ एसोसिएशन बटालियंस की। इसमें इनका गठन जो हुआ वो आरपीएफ रूल 1959 के तहत हुआ। इनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत हुआ, ना कि ट्रेड यूनियन एक्ट में 1925 के। इसका रिकॉग्निशन आरपीएफ रूल 34 के तहत सभी जोनल जनरल मैनेजर ने 1973 में दिया, और ये मान्यता कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट 1 दिसंबर 1972 के जजमेंट के आधार पर बहाल की गई। अब सारी जोनल आरपीएफ एसोसिएशन और आरपीएसएफ एसोसिएशन ने मिल करके 1973 में ही ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन यानी फेडरल बॉडी, अपनी अपेक्स बॉडी फेडरेशन के तौर पर ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन का गठन किया। उसका रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ, और तब से यह सुचारू रूप से यह संस्था काम कर रही थी। अब और साथ में जो आवश्यक सुविधाएं थीं वो भी रेल प्रशासन ने मुहैया कराई। ये जो सुविधाएं इनको दी गई वो रेलवे बोर्ड के निर्देश लेटर दिनांक 9 मई 1980 और 19 मार्च 1982 के तहत दी गई। अब आते हैं 1984 में। 1984 में 92वां संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और इसको आरपीएफ को रेलवे प्रॉपर्टी के क्लास सी के तहत
आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित करने की कोशिश की गई। फाइनली पार्लियामेंट में इसका विरोध हुआ और ये संशोधन बिल पास नहीं हो पाया और एसोसिएशन को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। एसोसिएशन कंटिन्यू सुचारू रूप से काम कर रही थी। अब 1985 में आरपीएफ एक्ट 1957 में अमेंडमेंट संशोधन का बिल पार्लियामेंट में लाया गया और इसके तहत आरपीएफ को सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के तौर पर घोषित कर दिया गया। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं। डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इससे संबंधित ये सारे डिटेल डाल देंगे, वो आप पढ़ लेना। लिंक भी डाल देंगे, वो भी आप देख लेना, जिससे कि पूरा इतिहास समझ में आएगा। अब 1985 में जो अमेंडमेंट हुआ आरपीएफ एक्ट में, उसके तहत जो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला 9 सितंबर 1985 को, उसमें उसका जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था, सेक्शन 15A(1)(b), उसका जो सेक्शन 19 है, आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट 1985, उसको डिलीट कर दिया गया। इन्हीं आईपीएस अफसरों के कारण, उसका कारण ये था कि सेक्शन 15A(1)(b) में ये कहा गया था कि जो भी आरपीएफ में आईपीएस ऑफिसर कार्यरत हैं, वो जिस दिन से यह संशोधित बिल लागू होगा उस दिन से ही वो रिपैट्रिएट हो जाएंगे अपने ओरिजिनल कैडर में, या आरपीएफ में मर्ज हो जाएंगे, या उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये प्रावधान था उसमें 19 में, सेक्शन 19 में। इसके अलावा सेक्शन 19(2) में आईपीएस ऑफिसर्स को आरपीएफ में डेपुटेशन पर आने पर पूरी तरह बैन किया गया था और उसके लिए ही वो तीनों ऑप्शन उन्हें दिए गए थे, या वो अपने कैडर में वापस जाएंगे, या मर्ज हो जाएंगे, या उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रावधान किया गया था कानून में। अब इसके साथ ही एक और चीज हुई। इसका जो एक पैरा था इसी के तहत, जिसमें ये कहा गया था कि बिल लागू होने पर के समय यदि कोई संस्था, एसोसिएशन कार्यरत है तो वो कंटिन्यू रहेगी। उस पैरे के 9 शब्द
जानबूझकर आईपीएस अफसरों ने डिलीट कर दिए। जो ओरिजिनल गजट नोटिफिकेशन था उसमें वो सब थे, और उनको 9 शब्दों को निकाल करके आरपीएफ एसोसिएशन को बैन करने का प्रयास किया गया, बल्कि बैन कर दिया गया। यह दुष्ट प्रवृत्ति, ये जो कारनामा था, किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एसोसिएशन से संबंधित लोग, यूएस झा वगैरह तमाम सारे पदाधिकारी पोस्ट टू पिलर सरकार के, पॉलिटिशियंस के दरवाजे पर जा कर के ये सब गुहार लगाते रहे, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 2010 में आरपीएफ एसोसिएशन ने, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन ने अपने संविधान में एक माइनर संशोधन किया और डीजी को कम्युनिकेट भी किया। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने उसे अप्रूव कर दिया था। ये अमेंडमेंट था उसके बावजूद डीजी ने उसे मान्य नहीं किया। डीजी ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को चिट्ठी लिखी। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने उसको जवाब देते हुए कहा कि ये कहीं से भी सोसाइटीज़ एक्ट और उनका जो संविधान है उसके पैरा 5 और 12 का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है। रेलवे बोर्ड का लेटर ये 11 अगस्त 1999 का था। अब जो चिट्ठी लिखी गई 3 जून 2010 को, उसका जवाब देते हुए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने 3 अगस्त 2010 को डीजी को इन्फॉर्म किया, माइनर जो अमेंडमेंट है वो कहीं से भी सेक्शन 12 और सेक्शन 12A ऑफ रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है। ये इसलिए मैं अटक जाता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में जाने का प्रयास हो जाता है, इसलिए मैं मोटी मोटी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे जो मेमोरी में जितनी जानकारी है मैं उसका यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जिससे कि थोड़े में बात कही जा सके। बाकी जो डिटेल है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं लिंक के माध्यम से, आप उसे पूरी तरह से जा कर के पढ़ करके समझ सकते हैं पूरे बैकग्राउंड को। इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये डिटेल में जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम मोटी मोटी बात करेंगे और इसके औचित्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम लंबे समय से रेल को कवर कर रहे हैं, रेल ही हमारा एकमात्र विषय है, तो रेल में चल रही गतिविधियाँ वो हमारी नज़र में रहती हैं।
बाकी सारे दोनों लेबर फेडरेशन हो, दोनों जातिगत फेडरेशन हो, एसोसिएशन हो, वर्गगत, तो इन सब की गतिविधियां, साथ में कैडर एसोसिएशन भी हैं। वो ठीक है कि उनको मान्यता नहीं है, मगर वो भी ट्रेड यूनियन एक्ट और कई रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। मान्यता देना न देना वो सरकार का अपना सर्वाधिकार है। तो हम इन सब को कवर करते रहे हैं, सबकी गतिविधियां हमारी नज़र में रही हैं। उसी तरह 1998 में जब आरपीएफ एसोसिएशन की मान्यता रिस्टोर की गई और वो तमाम चीज़ें जो कुछ दुष्ट आईपीएस अफसरों ने आरपीएफ में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कुटिल कार्यप्रणाली की थी, वो सब एक्सपोज हुई। और जो 9 शब्दों को बदला गया था, डिलीट किया गया था, और जो एक्ट में जो मैंने जैसे पहले बताया कि आईपीएस अफसरों को बनाए रखने के लिए उसको डिलीट किया गया था पूरा पैरा, वो सब भी सरकार के संज्ञान में लाया गया। और जो गजट नोटिफिकेशन 9 सितंबर को था, 9 सितंबर 1985 को जो जारी हुआ था, वो ओरिजिनल गजट नोटिफिकेशन फिर से प्रकाशित किया गया और इन चीज़ों को रिस्टोर किया गया। और इस तरह आईपीएस अफसरों की दुष्ट रणनीति विफल हुई, मगर इस बीच बहुत लंबा समय गुजर चुका था। ये लड़ाई बहुत कठिन थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक वर्दीधारी फोर्स में एक वेलफेयर एसोसिएशन, एक कल्याणकारी संस्था के तौर पर काम करना और उसके लिए सरकार से मान्यता लेना, सरकार के हर अंग को समझा बुझा करके अपनी बात रख करके ये मान्यता हासिल की गई थी। और सरकार भी ये मान्यता देने पर तब मजबूर हुई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का जजमेंट एसोसिएशन के पक्ष में आने वाला था। तब सरकार ने ही केस वापस लेने का अनुरोध किया और पार्लियामेंट में इससे संबंधित बिल लाया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से, लोकसभा से, राज्यसभा से, यूनियनमसली सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ था। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसी एक सांसद ने भी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का रहा हो, किसी ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया। तमाम बाधाएं पार करते हुए फाइनली 1998 में मान्यता रिस्टोर की गई और तमाम सारी गलत गतिविधियां एक्सपोज हुई। इसके बावजूद आईपीएस ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसी का नतीजा है कि डीजीआरपीएफ की पोस्ट पर आज भी एक आईपीएस ही है। हमारा उनके साथ में या किसी का उनके साथ में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। बात है अपने अपने अधिकार की। अगर आप शीर्ष पर बैठे रहेंगे तो जो आरपीएफ में डायरेक्ट चुन करके आ रहे हैं यूपीएससी से, सिविल सर्विसेज के माध्यम से, जिसका नाम अभी दिया गया है आरपीएफ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस,
IRPF और इसे कोर्ट के माध्यम से संगठित सर्विस का, ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा भी मिल गया। मगर यहाँ एक बात और ध्यान दिलाने वाली है कि कुटिलता केवल IPS में नहीं है। उनकी कुटिलता इसलिए है कि वो अपना प्रभुत्व RPF पर बनाए रखना चाहते हैं, शीर्ष पर वो बैठे रहना चाहते हैं। उनकी पकड़ जरूर ढीली हुई, क्योंकि कल तक वो सारे जोनल रेलवे में भी शीर्ष पर बैठे थे, IG, CSC, RPF के पद पर। वहाँ से तो वो हटे या हटाए गए। उसके लिए RPF अधिकारियों ने एसोसिएशन का पूरा सहयोग लिया, मगर साथ में एसोसिएशन के साथ गद्दारी भी की। गद्दारी इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी हित आड़े आ रहे थे। जब तक उनको जोनल लेवल पर शीर्ष पद हासिल नहीं हो गया, तब तक तो वो एसोसिएशन का साथ लेते रहे। अब बात आई, क्योंकि अब तक RPF के 2 शीर्ष पदों पर, DG और एडिशनल DG के 2 पदों पर IPS ही विराजमान थे। ADG की पोस्ट पर ये विभागीय RPF अधिकारी अपना दावा किए। वो भी IPS छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की गई, रणनीति बनाई गई। RPF अधिकारी, विभागीय RPF अधिकारी एसोसिएशन के पास गए। अब उन्होंने एसोसिएशन के महामंत्री से कहा कि हमारे प्रमोशन हेल्ड अप हो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? तो वो उनकी मदद करें, जिससे कि कोर्ट के माध्यम से उनको अपना अधिकार, अपना पद हासिल हो सके और एसोसिएशन भी इसमें पार्टी बने। ऐसा मेरी जानकारी में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर जो महामंत्री थे मिस्टर US झा, बहुत ईमानदार प्रकृति के व्यक्ति रहे अपने तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उस पर बाद में आते हैं। यहाँ वो अपने सीधे स्वभाव के चलते विभागीय RPF अधिकारियों के बरगलाने पर आ गए और कोर्ट केस कर दिया कि RPF से सभी IPS अफसरों को बाहर किया जाए एज पर कानून, एज पर रूल। और दिल्ली हाई कोर्ट में की बेंच ने, जिसके जस्टिस थी सुश्री गीता मित्तल जी, उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी और स्टे कर दिया था। उन्होंने कहा था कि IPS ही अगर सब जगह अपना कब्जा करके रखेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसी बिना पर उन्होंने स्टे किया था। इस स्टे के चलते पूरी IPS लॉबी हड़बड़ा गई कि उनका अधिकार छिन रहा है। पार्लियामेंट ने तो पहले ही छीन लिया था, मगर वो अपनी कुटिल रणनीति के तहत चला रहे थे। अब यहां वो एक्सपोज हुए, मगर यहां अब सरकार बदल गई
यहाँ रेल मंत्रालय में बैठे कुछ दुष्ट अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया, जो नहीं चाहते हैं कि कोई संस्था सुचारू रूप से काम करे और अपने अपने सदस्यों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उचित फोरम में उनकी बात रखे, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया और धीरे से वो स्टे वैकेंट हो गया और फिर से डीजी की पोस्टिंग हो गई, आईपीएस डीजी की। फिर से ये कुटिल षड्यंत्र संस्था के प्रति चालू हो गया। यहां मैं एक बात और ठोक करके कहना चाहता हूं, ऐसी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें मालिक तो अपना संस्था बनाएगा, यूनियन बनाएगा, एसोसिएशन बनाएगा, मगर मजदूर को बनाने का अधिकार नहीं है। यही हुआ है और हो रहा है। देश की जो दो महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं, आईपीएस और आईएएस, इन दोनों की अपनी एसोसिएशन है और बाकायदे कार्यरत हैं, मगर ये कतई नहीं चाहते हैं कि इनके नीचे वाले, यानी जो इनके गुलाम हैं, मातहत हैं, वो अपनी संस्था बनाएं, अपनी एसोसिएशन बनाएं, अपने सदस्यों के कल्याण के लिए कुछ काम करें और उनके अधिकारों के लिए सरकार से और उनके सामने ठोक करके अपनी बात रखें। ये उन्हें मंजूर नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो सरकार में आते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना संगठन बनाने, अपनी बात रखने का अधिकार है और ये संविधान ने दिया है। आपने नहीं दिया, आपकी मेहरबानी नहीं है, ये संविधान ने दिया है। हर नागरिक को ये अधिकार दिया है, हर व्यवस्था को अधिकार दिया है कि वो अपनी बात रखने के लिए अपनी संस्था बनाएं, रजिस्ट्रेशन करें, उसका रिटर्न दाखिल करें, सरकार के संज्ञान में उनकी गतिविधियां रहें और उस व्यवस्था के अंतर्गत रह करके, कानून के दायरे में रह करके अपना काम करें। तो मालिक लोग ये नहीं चाहते हैं कि गुलाम उनके बराबर बात करें, उनके बराबर बैठें और अधिकार की बात करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी, मंत्री को समझनी पड़ेगी, जो ये कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर वर्दी में कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन, कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तमाम प्रदेशों की पुलिस एसोसिएशन हैं और बाकायदे सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ सहयोग करके वो अपने अधिकारों को रख रही हैं सामने और व्यवस्थित चल रही हैं, चला रही हैं। यहाँ भी रेल में भी आपने अपने राजनीतिक हित साधन के लिए दो वर्ग विशेष की एसोसिएशन को मान्यता दी है। अब आप कहेंगे कि वो वर्दी वाली नहीं है, मगर जातिगत तो हैं, वर्गगत तो हैं। आपने दो फाड़ करने की तो कोशिश किया है कर्मचारियों में, कर्मचारियों की एकता में दो फाड़ करने का प्रयास तो किया, सरकार ने किया। जब दो लेबर फेडरेशन रेल में कार्यरत थे और वो सारे कर्मचारियों के हित साधन में उनकी बात रखने, उनके अधिकारों को, उनके साथ होने वाली समस्याओं को रख रहे थे, तब आपने उनमें भेद क्यों पैदा किया? आप ही जातिगत तोड़ फोड़ करते हैं, जाति को बढ़ावा देते हैं, वर्ग को बढ़ावा देते हैं और फिर कहते हैं कि वर्दी में यूनियन नहीं होना चाहिए। तो फिर आईपीएस आईएएस की यूनियन क्यों है?
उनकी एसोसिएशन क्यों है, इस पर कभी आपने विचार किया? मुझे याद आता है एक लेबर फेडरेशन के महामंत्री से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व रेल मंत्री जब उनसे आरपीएफ एसोसिएशन को सक्रिय करने और ये इस तरह का व्यवहार नहीं किए जाने के संदर्भ में बात किया, तो उनका बड़ी निर्लज्जता के साथ ये कहना था, अरे हम उनको हटाएंगे तो वो हमको हटा देंगे। आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए? आप रेल मंत्री हैं, आप भारत सरकार के कैबिनेट में शामिल हैं और आप इतनी निचले स्तर की बात करते हैं। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आम नागरिक का क्या हाल होगा? वो तो एक सामान्य पुलिस वाले को देख करके भी दुबक जाता है। यही कारण है कि आप जब सर्वाधिकार संपन्न हैं, सरकार में हैं, तब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो गुलाम हैं वो आपको हटा देंगे, तो फिर उनके जो गुलाम हैं उनकी क्या हैसियत रह जाती है? ये सोचने वाली बात है। संस्था कोई बुरी नहीं होती है, वो वर्दी में हो या बिना वर्दी में हो, संस्था संस्था होती है। वो अपने सदस्यों के, अपने मेंबर्स के समस्याओं को, उनके अधिकारों को आपके सामने रखने का काम करती है। वो कोई गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होती। अगर गलत गतिविधियों में शामिल होती है, पहली बात तो संस्था नहीं होती। संस्था के कुछ पदाधिकारी हो सकते हैं जो सभी जगह होते हैं, सभी संस्थाओं में होते हैं। हम एक एक की पोल खोल सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के एसोसिएशन के पदाधिकारी हों, चाहे दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के यूनियन और संगठनों के पदाधिकारी हों। सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में केवल इस नाम पर, इस बिना पर कि वर्दी में कोई संस्था, एसोसिएशन, यूनियन सैद्धांतिक तौर पर मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं हो सकता। जब पार्लियामेंट ने बाकायदे सारी डिस्कशन के बाद सर्वसम्मति से इसकी अनुमति दी है, तो आप अकेले कौन होते हैं इसको छीनने वाले, इसको निष्क्रिय करने वाले? कोई नहीं होते। इसलिए आपको लोकतांत्रिक तरीके से सोच करके, लोकतांत्रिक सोच रख करके इस पर विचार करना होगा। आप आईपीएस के गुलाम नहीं हैं, आईपीएस आपके गुलाम हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी चाहिए और बैठानी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएस आईएएस का जो डीप स्टेट है वही एक्चुअली सरकार को चलाता है, वही सरकार बनाता है, वही सरकार बिगाड़ता है। क्या आप इस बात से डरते हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में हैं, जिनका अपना चरित्र ही पूरा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक जिम्मेदार व्यवहार है, उसके प्रति आप इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आपकी कमतरता को साबित करता है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को साबित करता है। अर्थात आपका भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, तो कहीं आईपीएस उठा करके आपको अंदर ना कर दे, इसलिए आप डरते हैं। तो आप क्राइम करते क्यों हैं? आप साफ सुथरी राजनीति करें, कानून के दायरे में रह करके राजनीति करें। तब कहाँ आप कानून के दायरे में आते हैं? तब कहाँ किसी आईपीएस को या पुलिस वाले को आपका हाथ पकड़ के अंदर कर देने का साहस होगा? जब एक आम आदमी इस तरह सोच सकता है, आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ होकर के आप क्यों नहीं सोच सकते इस तरह?
माना कि एसोसिएशन से संबंधित कुछ पदाधिकारियों ने, जोनल पदाधिकारियों ने या सेंट्रल पदाधिकारियों में से कुछ एक आध गलत हो सकते हैं और उनकी गतिविधियां आपकी नज़र में रही, तो आपने कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, होती है, उनकी हर गतिविधि की रिपोर्ट होती है। और जब कहीं आपकी दुष्ट रणनीति होती है, विपक्षी रणनीति होती है, विरोधी रणनीति होती है किसी के प्रति, तो आपकी ये जो इंटेलिजेंस है, आपका जो इंटेंशन है, वो और ज़्यादा कड़ाई से, दुष्टता से सामने वाले के प्रति व्यवहार करता है। तो आपने यदि ऐसी कोई गतिविधि, गैर कानूनी हरकतें, गतिविधियां आपने देखी, तो आपने उनको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल तो उठेगा। तो कमतरता आप में थी, बैन आपने संस्था को कर दिया, निष्क्रिय आपने संस्था को कर दिया। बैन करने की तो हिम्मत नहीं है। बैन होगा, प्रतिबंध होगा, तो ये 75-80 हज़ार लोग चुप नहीं बैठेंगे। और इनसे जुड़े हुए 5 लाख के लोग, करीब लोग जो हैं, इनके घर वाले, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, वो सब भी चुप नहीं बैठेंगे। वो भी कहीं ना कहीं वोटर हैं आपके। तो ये संकुचित दृष्टिकोण उचित नहीं है। सरकार को, रेल मंत्री को इन तमाम चीज़ों पर सारी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे पास भी मौजूद है, संस्था के पास भी मौजूद है। वो आपको देखना चाहिए और दिमाग खोल करके, खुला रख करके, बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये एक कल्याणकारी संस्था है, ये सरकार विरोधी नहीं है। ये सरकार के साथ, संस्था के साथ काम करने वाली व्यवस्था है, संस्था है, जो सरकार का ही हर कदम पर सहयोग करती है, करेगी। और साथ में जो अहम मान्य अधिकारी हैं, उनकी निरंकुशता में भी अंकुश लगाती है। इसीलिए सो कॉल्ड मालिक नहीं चाहते हैं कि उनके नीचे जो गुलाम कार्यरत हैं, हुक्म के गुलाम हैं, वो अपनी कोई संस्था बनाएं या संस्था चलाएं और उनके सामने अधिकार से बात करें, अधिकार की, कानून की बात करें। ये उन्हें मंजूर नहीं है, चाहे वो विभागीय हों, चाहे बाहरी हों। यही जो अफसरों की, ब्यूरोक्रेसी की जो मानसिकता है, यही है कि उनके सामने बाकी सारे गौड़ हैं। ये सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान्य नहीं हो सकती। इसलिए सरकार से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उचित निर्णय लें, संस्था को व्यवस्थित तरीके से काम करने की अनुमति दें और बाकी के पूर्वाग्रह को साइडलाइन करें। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।